हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चैप्टर नंबर 7 कवर करेंगे। तो चैप्टर कवर करने से पहले हम आपको बताते, चैप्टर नंबर 7 कवर करेंगे परंपरा का मूल्यांकन, जो कि निबंध में लिखा गया है और इसका लेखक का नाम रामविलास शर्मा है। तो हम आपको बता दें कि आज हम वॉइस रिकॉर्डिंग कवर करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर जो VVI है या सारा क्वेश्चन VVI है सब हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, इसमें टोटल चैप्टर 24 है। गद्य खंड 12 हो गया, काव्य खंड 12 हो गया, टोटल दोनों मिलाकर 24 हो जाता है। तो आप इन्हें याद कर ले, क्योंकि एग्ज़ाम में 12 से 14 नंबर तक ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। क्योंकि जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो आपको याद करने के हम तरीका बता दे रहे हैं। जैसे कि आप चैप्टर का नाम हो गया सर्व विभाजन और जाति प्रथा, ये भी याद कर लीजिएगा, प्लस में लेखक का नाम भी याद कर लीजिएगा, साथ में ही आप ये भी याद कर लीजिएगा जैसे कि सर्व विभाजन और जाति प्रथा, जैसे निबंध में लिखा गया है, विष के दांत कहानी में लिखा गया है, भारत से हम क्या सीखे भाषण में लिखा गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध में लिखा गया। साथ में आप यह भी याद कर लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ दिया जाता है कभी कभी क्या पूछा ही जाता है। तो आप तीनों याद कर लीजिएगा, चैप्टर का नाम, लेखक का नाम, साथ में ही कौन सा चैप्टर कौन सा भाषा में लिखा गया है, आप ये भी याद कर लीजिएगा। क्योंकि 10 से 12 नंबर का परफेक्ट क्वेश्चन पूछता ही ऑब्जेक्टिव के रूप में परीक्षा में, तो आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाम तो आप सुने ही होंगे। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी सर हिंदी साधारण में कुछ भाषण दी है, वह जान लेते हैं, उसके बाद फिर चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी साधारण जनता की भाषा है, जनता के लिए उसका जन्म हुआ था, और जब तक वह अपने को जनता के काम के चीज बनाए रहेंगे, जनचित में आत्मबल का संचार करते रहेंगे, तब तक उसे किसी से डर नहीं है। वह विरोधों और संघर्षों के बीच ही पली है। वह किसी राजशक्ति की अंगुली पकड़कर यात्रा तय करने वाली भाषा नहीं है, अपने आप ही भीतरी शक्ति से महत्वपूर्ण आसन अधिकार करने वाले अद्वितीय भाषा है। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई कुछ साधारण जनता की भाषा थी, जो कि यह पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो हिंदी के बारे में कुछ जानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सीधे चैप्टर पढ़ते जाओ और जाने कुछ नहीं। हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है ना, तो हिंदी के बारे में कुछ याद कर लो। तो फिर हम चैप्टर की ओर पढ़ते हैं। परंपरा मूल्यांकन स्टार्ट करने से पहले हम पहले इसका लेखक के बारे में कुछ जान लें, क्योंकि यहाँ से भी कुछ ऑब्जेक्टिव कवर किया जाता है परीक्षा में। तो सबसे पहले हम रामविलास शर्मा के बारे में जानेंगे, जो परंपरा मूल्यांकन के लेखक है, क्योंकि यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपके पास ईयरफोन हो तो ईयरफोन लगा ले और पेन कॉपी लेकर नोट बनाना शुरू कर दो। कहीं हम ऐसा हो जाएगा ना कि हम बोलेंगे कि यहाँ पर ये याद कर लो, जैसे का चाहे आपको भी लगे कि यहाँ हमें ऑब्जेक्टिव के रूप में नोट बन रहा है, तो आप नोट बनाइए। तो फिर हम रामविलास शर्मा के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन नोट बनाओ, ठीक है। नोट नहीं बनाओगे तो फिर ऑब्जेक्टिव मिस हो जाएगा। मेन माने कि अच्छा नंबर लाने का एक ही उपाय है, ऑब्जेक्टिव। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव 50% कर दिया गया है, तो ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान दो, उसके बाद सब्जेक्टिव हम खुद संभाल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हत्याक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव ऊंच गांव सानी में 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 ईस्वी में BA तथा 1934 ईस्वी में अंग्रेजी साहित्य में MA किया। MA करने के बाद 1938 ईस्वी तक शोध कार्य में व्यस्त रहे। 1938 से 1943 ईस्वी तक उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापन कार्य किया। उसके बाद वे आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज चले आए और 1971 ईस्वी तक यहाँ अध्यापन कार्य करते रहे। बाद में आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुरोध पर वे KM हिंदी स्थापन के निदेशक बने और यहीं से 1974 ईस्वी में सेवानिवृत्त हुए।
1949 से 1953 ईस्वी तक रामविलास जी भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री भी रहे। उनका निधन 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। हिंदी गद्य को रामविलास शर्मा का योगदान ऐतिहासिक है। तर्क और तथ्यों से भरे हुए साफ पारदर्शी भाषा रामविलास जी के गद्य की विशेषता है। उन्होंने भाषा विज्ञान विषयक परंपरागत दृष्टि को मार्क्सवाद की वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषित करने तथा हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय प्राप्त है। देशभक्त और मार्क्सवादी चेतना रामविलास जी का केंद्र बिंदु है। उनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्त बोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है। उन्हें न केवल प्रगति विरोधी हिंदी आलोचना की कला एवं साहित्य विषयक भ्रांतियों के निवारण का श्रेय है, बल्कि स्वयं प्रगतिवादी आलोचना द्वारा उत्पन्न अंतर्विरोधियों के उन्मूलन का गौरव भी प्राप्त है। रामविलास जी ने हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया। उन्हें निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। उनके अन्य प्रमुख रचनाओं के नाम है आश्चर्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, भारत की भाषा समस्या, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजों राज और मार्क्सवाद, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, विराम चिन्ह, बड़े भाई आदि। पाठ के रूप में यहाँ रामविलास जी का निबंध प्रस्तुत है, परंपरा का मूल्यांकन। यह निबंध इसी नाम की पुस्तक से कंचित संपादन के साथ संकलित है। यह निबंध समाज, साहित्य और परंपरा के पारस्परिक संबंधों की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक मीमांसा एक साथ करते हुए रूपाकार ग्रहण करता है। परंपरा के ज्ञान, समझ और मूल्यांकन का विवेक जागता यह निबंध साहित्य की सामाजिक विकास में क्रांतिकारी भूमिका को भी स्पष्ट करता चलता है। नई पीढ़ी में यह निबंध परंपरा और आधुनिकता की युगानुकूल नई समझ विकसित करने में एक सार्थक हस्तक्षेप करता है। तो ये था रामविलास शर्मा के बारे में। तो हमें आशा है कि आप नोट बना रहे होंगे, क्योंकि बुक से 25 से 30 नंबर तक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो बाद में हमें नहीं कहना कि ऑब्जेक्टिव छूट गया। उसके बाद 25 से 30 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बुक से, और 20 से 25 नंबर का व्याकरण सब्जेक्टिव पूछा जाता है। यही के आसपास मिला के 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो नोट बना रहे होंगे। तो चलिए हम फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं, परंपरा का मूल्यांकन। जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं, जो रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। जो लोग समाज में बुनियादी परिवर्तन करके वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की रचना करना चाहते हैं, वे अपने सिद्धांतों को ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से पुकारते हैं। जो महात्म ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना के ज्ञान से साहित्य की धारा मोड़ी जा सकती है और नई प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। प्रगतिशील आलोचना किन्हें अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का मूर्त ज्ञान है, और यह ज्ञान उतना ही विकासमान है जितना साहित्य की परंपरा। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं जो कि शोषक वर्गों के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। इसके साथ हम उस साहित्य पर ध्यान देते हैं जिसकी रचना का आधार शोषित जनता का श्रम है, और यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि वह वर्तमान काल में जनता के लिए कहाँ तक उपयोगी है और उसका उपयोग किस तरह हो सकता है। इसके अलावा जो साहित्य सीधे संपत्तिशाली वर्गों की देखरेख में रचा गया है और उनके वर्ग हितों को प्रतिबिंबित करता है, उसे भी परख कर देखना चाहिए कि यह अभ्युदयशील वर्ग का साहित्य है या हर्ष समान वर्ग का। यह स्मरण रखना ही चाहिए कि पुराने समाज में वर्गों की रूपरेखा कभी बहुत स्पष्ट नहीं है। यहाँ पूंजीवाद का यथेष्ट विकास हो गया है। वहीं यह संभावना होती है कि संपत्तिशाली और संपत्तिहीन वर्ग एक दूसरे
के सामने पूरी तरह विरोधी बनकर खड़े हो। पुराने साहित्य में वर्ग हित साफ साफ टकराते हुए दिखाई दे, इसकी संभावना कम होती है। सभ्यता के अनेक तत्वों की तरह साहित्य में भी ऐसे तत्व होते हैं जो विरोधी वर्गों में काम में आते हैं। आग जलाकर खाना पकाना मानव सभ्यता का सामान्य तत्व बन गया है। कल कारखानों में भाप और बिजली से चलने वाली मशीनों का उपयोग समाजवादी व्यवस्था में होता है और पूंजीवादी व्यवस्था में भी। सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता। इसी तरह साहित्य का हर स्तर संपत्तिशाली वर्गों के हित से बांधा हुआ नहीं रहता। साहित्य की इस व्यापकता और स्वीकार न करना वैसे ही जैसे समाजवादी व्यवस्था में बिजली का उपयोग न करना, क्योंकि इसका आविष्कार पूंजीवादी समाज में हुआ था और इसका उपयोग भी पूंजीपतियों ने अपने हित में किया था। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती है जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। इस बात को बार बार कहने में कोई हानि नहीं है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, उसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं भी व्यंजित होती है। साहित्य के यह पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में। सामाजिक विकास कर्म में समांतर सभ्यता की अपेक्षा पूंजीवादी सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है और पूंजीवादी सभ्यता के मुकाबले समाजवादी सभ्यता को पुराने चरखे और करखे के मुकाबले मशीनों के व्यवहार से श्रम की उत्पादकता बहुत बढ़ गई है। पर यह आवश्यक नहीं है कि सामंती समाज के कवि के अपेक्षा पूंजीवादी समाज का कवि श्रेष्ठ हो। यह भी संभव है कि आधुनिक सभ्यता का विकास कविता के विकास का विरोधी हो और कवि स्वयं बिकाऊ माल बन रहा हो। व्यवहार में यही देखा जाता है कि 19वीं और 20वीं सदी के कवि क्या भारत के क्या यूरोप में पुराने कवियों को घोटे जा रहे हैं और कहीं उनके आसपास पहुंच जाते हैं तो अपने को धन्य मानते हैं। ये जो तमाम कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का मनन करते हैं वे उनका अनुकरण नहीं करते, उनसे सीखते हैं और स्वयं नई परंपराओं को जन्म देते हैं। जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थकता का सूचक होता है। जो महान साहित्यकार है उनकी कला की आवृत्ति नहीं हो सकती, यहाँ तक कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने पर उनका कलात्मक सौंदर्य ज्यों का त्यों नहीं बना रहता। औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक सौंदर्य ज्यों का त्यों ही नहीं बना रहता। औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक उत्पादन में यह बहुत बड़ा अंतर है। अमेरिका ने एटम बम बनाया, रूस ने भी बनाया, पर शेक्सपियर ने नाटकों जैसी चीज का उत्पादन दोबारा इंग्लैंड में भी नहीं हुआ। द्वैतात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक बात है, उनके द्वारा चेतना का निर्धारित होना और बात है। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं, सब कुछ परिस्थितियों द्वारा अनिवार्य निर्धारित नहीं हो जाता। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य के नियामक नहीं है। दोनों का संबंध द्वैतात्मिक है। यही कारण है कि साहित्य अपेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। गुलामी अमेरिका में थी और गुलामी एथेंस में थी, किंतु एक की सभ्यता ने सारी यूरोप को प्रभावित किया और गुलामों की अमेरिकी मुल्कों को मानव संघीय को भी कुछ नहीं दिया। समांतवाद दुनिया भर में कायम रहा, पर इस समांती दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र थे, भारत और ईरान। पूंजीवादी विकास यूरोप के तमाम देशों में हुआ और रैफेल, लियोनार्दो दा विंची और माइकल एंजेलो इटली की देन है। यहाँ हम एक ओर यह देखते हैं कि विशेष सामाजिक परिस्थितियों में कला का विकास संभव होता है, दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि समान सामाजिक परिस्थितियाँ होने पर भी कला का समान विकास नहीं होता। यहाँ हम असाधारण प्रतिभाशाली मनुष्यों की अद्वितीय भूमिका को भी देखते हैं।
साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका निर्णायक है। इसका यह अर्थ नहीं है कि ये मनुष्य जो करते हैं वह सब अच्छा ही अच्छा होता है या उनके श्रेष्ठ कृतित्व में दोष नहीं होते। कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी एक दोष है। ऐसी कला निर्जीव होती है, इसलिए प्रतिभाशाली मनुष्य की अद्वितीय उपलब्धियों के बाद कुछ नया और उल्लेखनीय करने की गुंजाइश भी बनी रहती है। आजकल व्यक्ति पूजा की काफ़ी निंदा की जाती है, किंतु जो लोग सबसे ज़्यादा व्यक्ति पूजा की निंदा करते हैं वे सबसे ज़्यादा व्यक्ति पूजा का प्रचार भी करते हैं। यदि कोई भी साहित्यकार आलोचना से परे नहीं है तो राजनीतिक यह दावा और भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि साहित्य की मूल्य राजनीतिक मूल्य की अपेक्षा अधिक अस्थायी है। अंग्रेज कवि टेनिसन ने लैटिन कवि वर्जिल पर एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। इसमें उन्होंने कहा है कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, पर वर्जिल के काव्य सागर की धमनी तिरंगे हमें आज भी सुनाई देती है और हृदय को आनंद बिलहल कर देती है। कह सकते हैं कि जब ब्रिटिश साम्राज्य का कोई नाम लेवा और पानी देवा न रह जाएगा, तब शेक्सपियर, मिल्टन और शैली विशेष संस्कृति के आकाश में ही वैसे जगमगाते नजर आएंगे जैसे पहले, और उनका प्रकाश पहले की अपेक्षा करोड़ों नए आंखें देखेंगे। साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्य की तरह जन समुदायों और जातियों की विशेष भूमिका होती है। इसे कौन नहीं जानता कि यूरोप के सांस्कृतिक विकास में जो भूमिका प्राचीन यूनानियों की है वह अन्य किसी जाति की नहीं है। जन समुदाय जब तक एक व्यवस्था से दूसरे व्यवस्था में प्रवेश करते हैं तब उनकी असीमता नष्ट नहीं हो जाती। प्राचीन यूनान अनेक गण समाजों में बटा हुआ था। आधुनिक यूनान एक राष्ट्रीय है। यह आधुनिक यूनान अपनी प्राचीन संस्कृति से अपनी एकात्मकता स्वीकार करता है या नहीं। 19वीं सदी में शैली और बायरन ने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों के ऐसी एकात्मकता पहचानवाने में बड़ा परिश्रम किया। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इस देश ने इसी तरह अपनी एकात्मकता पहचानी। इतिहास का प्रवाह ही ऐसा है कि वह विच्छिन्न है और अविच्छिन्न भी। मानव समाज बदलता है और अपनी पुरानी असमानता कायम रखता है। जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं, उनमें से इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर निर्मित यह असमानता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण विकासकरण काल विभाजित हुआ और है। किंतु जब तक पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों को अपनी साहित्यिक परंपरा का ज्ञान रहेगा, तब तक बंगाली जाति सांस्कृतिक रूप में अविभाजित रहेगी। विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, और इस यूनानिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। एक भाषा बोलने वाले जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्रीय की भी असमानता होती है। संसार में इस समय अनेक राष्ट्रीय बहुजातीय है, अनेक भाषा भाषी है। जिस समय राष्ट्रीय के सभी तत्वों पर मुसीबत आती है तब उन्हें अपने राष्ट्रीय असमानता का ज्ञान बहुत अच्छी तरह हो जाता है। जिस समय हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, उस समय वह राष्ट्रीय असमानता जनता के स्वाधीनता संग्राम के समर्थक प्रेरक शक्ति बने। सोवियत संघ के लोगों हिटलर विरोधी संग्राम को उचित ही महान राष्ट्रीय अथवा देशभक्तिपूर्ण संग्राम कहते हैं। इस युद्ध के दौरान खास तौर से रूसी जाति ने बार बार अपनी साहित्य परंपरा का स्मरण किया। सोवियत समाज जारशाही रूस के समाज से भिन्न है। समाज व्यवस्था के विचार से इतिहास का प्रभाव विच्छिन्नीय है। जातीय असमानता की दृष्टि से यह प्रभाव अविच्छिन्नीय है। जारशाही रूस के तुल्य एस्तियो सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार है और रूसी जाति के असमानता को सुदृढ़ और पुष्ट करने वाले महान साहित्यकार है। समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जातीय असमानता खंडित नहीं होती वरन और पुष्ट होती है, जिसके साथ सोवियत संघ में बहुजातीय राष्ट्रीयता का पूर्ण जन्म हुआ और यह राष्ट्रीयता अब तक एक सामाजिक शक्ति है जैसे वह 1917 ईस्वी से पहले नहीं थी।
जारशाही रूस में बहुत सी जातियां पराधीन बनाकर रखी गई थी। उन सब पर रूस जाति के सामंत और पूंजीपति शासन करते थे। जैसे और बहुत से साम्राज्य होते हैं वैसे ही यह भी एक साम्राज्य था। 1917 ईस्वी में क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंधों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। बहुत सी जातियां सोवियत संघ में शामिल न हुए अलग हो गए। कुछ विलंब से दूसरे महायुद्ध से कुछ ही पहले अन्य जातियां उसमें शामिल हुए। सोवियत संघ में आज जितनी जातियां शामिल है उसका वैसा मिला जुला राष्ट्रीय इतिहास नहीं है जैसा भारत की जातियों का है। राष्ट्रीय के गठन में इतिहास का अविच्छिन्न प्रभाव बहुत ही बड़ी निर्णायक शक्ति है। यूरोप के लोग यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं पर यूरोप कभी राष्ट्रीय नहीं बना और अब तो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप दो यूरोपों का अलग उल्लेखनीय आम बात है। संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्रीय की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई, वह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। इस संस्कृति के निर्माण में इस देश के कवियों का सर्वोच्च स्थान है। इस देश की संस्कृति से रामायण और महाभारत को अलग कर दे तो भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता टूट जाएगी। किसी भी बहुजातीय राष्ट्रीय के सामाजिक विकास में कवियों की एक ऐसी निर्णायक भूमिका नहीं रही जैसे इस देश में व्यास और वाल्मीकि के है। इसलिए किसी भी देश के लिए साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इस देश के लिए है। यदि राजवादी व्यवस्था कायम होने पर जारशाही रूस नवीन राष्ट्रीय के रूप में पुनर्गठित हो सकता है तो भारत में समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर यहाँ की राष्ट्रीय असमानता पहले से कितना पुष्ट होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का इतना अवयव होता है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। देश के साधनों का सबसे अच्छा उपभोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। अनेक छोटे बड़े राष्ट्रीय जो भारत से ज़्यादा पिछड़े हुए थे समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले ही अपेक्षा कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं और उनके प्रगति की रफ्तार किसी भी पूंजीवादी देश की अपेक्षा तेज है। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही है संभव है और साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। समाजवादी संस्कृति पुरानी संस्कृति से नाता नहीं तोड़ते, वह उसे आत्मसात करके आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे देश की निरक्षर निर्धन जनता नए और पुराने साहित्य की महान उपलब्धियों के ज्ञान से वंचित है। जब वह साक्षर होंगे, साहित्य पढ़ने का उसे अवकाश होगा, सुविधा होगी, तब व्यास और वाल्मीकि के करोड़ों नए पाठक होंगे। वे अनुवाद में ही नहीं उन्हें संस्कृत में भी पढ़ेंगे और तब इस देश में इतनी बड़ी पैमाने पर सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ कि सुब्रह्मण्य भारती की कविताएं मूल भाषा में उत्तर भारत के लोग पढ़ेंगे और रविंद्रनाथ की रचनाएं मूल भाषा में तमिलनाडु के लोग पढ़ेंगे। यहाँ की विभिन्न भाषाओं में लिखा हुआ साहित्य जातीय सीमाएं लांघकर सारी देश की संपत्ति बनेगा। जिस भाषा के बोलने वाले अधिकतर निरक्षर है और अपने साहित्यकारों का बहुत से बहुत नाम सुनते हैं, वे तो इनके रचनाएं पढ़ेंगे ही और तब अंग्रेजी भाषा प्रस्तुत जमाने की भाषा ना होकर वास्तव में ज्ञान अर्जन की भाषा होंगे। और हम केवल अंग्रेजी नहीं, यूरोप की अनेक भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करेंगे और एशिया की भाषाओं के साहित्य से हमारा परिचय गहरा होगा। तब मानव संस्कृति के विशद धारा में भारतीय साहित्य की गौरवशाली परंपरा का नवीन योगदान होगा। तो ये परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर समाप्त हो गया। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हुए हैं जो कि टोटल प्रश्न 14 है। तो हम प्रश्न देखते हैं कि इसमें से कौन सा भी आया है। तो सबसे पहले आप प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पर 14 क्वेश्चन है। तो इनमें से सभी याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। इसमें से सिर्फ
4 से 5 ऐसा क्वेश्चन है जो VVI क्वेश्चन है, या आप यह कह लें कि इसे बिहार बोर्ड के परीक्षा में पूछा जाता है। यही 4 से 5 ऐसा क्वेश्चन है जो इस बार नहीं तो उस बार नहीं तो इस बार करके ऐसे करके पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि हम सभी प्रश्न नहीं बताएंगे, हम बोर्ड के माध्यम से आपको सभी प्रश्न बताएंगे, लेकिन जो 4 से 5 VVI क्वेश्चन है इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे और यह याद करेंगे, देखेंगे कि कौन सा VVI ज़्यादा क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है, उलट फुलट करके पूछा जाता है। तो चलिए बोर्ड के माध्यम से हम सभी प्रश्न बताएंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बताएंगे, लेकिन जो 4 से 5 ज़्यादा VVI क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो चलिए बोर्ड के माध्यम से। तो आप सोच पा रहे होंगे कि कहाँ मिलेगा हमारा सारा VVI क्वेश्चन, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर देखिएगा हिंदी NCERT बुक क्लास 10th करके लिखा होगा, ठीक वही प्ले लिस्ट में जाइए और आपको वहाँ सारा चैप्टर का VVI क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। जो आप चाहते हैं, जिस चैप्टर का VVI क्वेश्चन चाहते हैं वह सारा मिल जाएगा। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे सब कुछ कवर किया गया है, जैसे कि VVI क्वेश्चन हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, लेख हो गया, यानी कि हिंदी में जो जो पूछा जाता है और किस तरह से क्या प्रश्न आएगा इस साल, वैसे करके सब कुछ वहाँ कवर किया गया है। तो वहाँ पर आप प्ले लिस्ट में जाइए। देखिए, अच्छा नंबर लाने के लिए थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर मेहनत से भागोगे तो फिर अच्छा नंबर नहीं प्राप्त कर सकोगे। तो प्ले लिस्ट में जाओ, उसके बाद फिर वहाँ पर देखो क्या क्या है। जाते जाते हम आपको एक बात और बता दें कि जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर शब्द निधि, तो आप इसे शब्द निधि को 2 से 3 बार पढ़ो और छोड़ दो। याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ पढ़ो 2 से 3 बार और छोड़ दो, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में पूछा नहीं जाता है तो उतना भी महत्वपूर्ण नहीं है याद करना। लेकिन 2 से 3 बार पढ़ लो ताकि कुछ याद रहे, कभी एकाएक कहीं पर कुछ देखे तो कुछ याद आ जाए, इसलिए अब 2 से 3 बार पढ़ लो और इसे छोड़ दो। तो चलते हैं फिर बोर्ड पर, वहीं पे ढेर सारा बात किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ढेर सारा बात किया जाएगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बोर्ड पर चलते हैं और बोर्ड पे ही बात किया जाएगा, तो प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। हाँ, एक बात और, आप अपने दोस्त एवं रिलेटिव में या कोई अगल बगल में कोई क्लास 10th का विद्यार्थी है तो उसे यह वीडियो ज़रूर दिखावे एवं शेयर करें, क्योंकि आप जानते हैं कि उसके लिए कितना लाभदायक हो सकता है। तो इस पे हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो चलते हैं फिर बोर्ड की तरफ। तो आप जाइए और प्ले लिस्ट में देखिए कौन सा क्या क्या VVI डाला गया है। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।